मैं डॉक्टर नीलम श्रीवास्तव बीएड विभाग से। आज मैं आपको पेपर हिंदी शिक्षण अर्थात पॉडोलॉजी ऑफ हिंदी लैंग्वेज के अंतर्गत गद्य पाठ योजना के विषय में बताऊंगी। गद्य पाठ योजना किस प्रकार से बनाई जाती है या उसकी क्या रूपरेखा है या गद्य की पाठ योजना किन किन सोपानों से होकर गुजरती है। तो हम बात करते हैं गद्य पाठ योजना की। तो सर्वप्रथम गद्य पाठ योजना को प्रारंभ करते समय आपको विषय में हिंदी डालना होगा, उप विषय में गद्य डालना होगा और प्रकरण में आपको आपकी वो विषय वस्तु या टॉपिक का शीर्षक आपको डालना होगा। इसके पश्चात आपको कक्षा, चक्र और अवधि, कक्षा से किस क्लास में आपको पढ़ाना है, आपकी अवधि क्या है, पढ़ाने की अवधि कितनी है और चक्र कौन सा आपका पीरियड है, इसको डालना होगा। तो अब हम बात करते हैं सामान्य उद्देश्यों की। तो किसी भी पाठ को पढ़ाने का हमारा कुछ उद्देश्य होता है, निरुद्देश्य हम कोई भी कार्य नहीं करते हैं। तो गद्य पाठ योजना को पढ़ाने के भी हमारे कुछ उद्देश्य होते हैं जो कि निम्नवत है। नंबर 1, छात्रों को हिंदी साहित्य के विषय में रुचि उत्पन्न करना। दूसरा हो सकता है कि छात्रों को शुद्ध उच्चारण करने योग्य बनाना। या तीसरा होगा छात्रों को सूक्ति, मुहावरे, लोकोक्तियों आदि को सही ढंग से समझने के लिए प्रेरित करना। और चौथा हो सकता है कि छात्रों को पूर्ण मनोयोग से लिखित सामग्री को, जो भी लिखित सामग्री है उसका अर्थ ग्रहण करने के योग्य बनाना। ये हुए आपके गद्य पाठ योजना के सामान्य उद्देश्य, जो सामान्यतः किसी भी गद्य पाठ योजना में एक ही होंगे। सामान्य उद्देश्य कोई भी गद्य पाठ योजना आप बनाएंगे वो एक ही प्रकार के होंगे। अब इसके बाद हम बात करते हैं विशिष्ट उद्देश्य की। तो जो विशिष्ट उद्देश्य है वो सामान्यतः जो भी आप विषय वस्तु पढ़ा रहे हैं उससे संबंधित होगा। ये विषय वस्तु से संबंधित होगा और 1, 2 या 3 भी हमारे विशिष्ट उद्देश्य हो सकते हैं। इसके पश्चात बात आती है सहायक सामग्री की। तो सहायक सामग्री के अंतर्गत आप जो भी आपकी आपका प्रकरण है उससे संबंधित है, चित्र है, पोस्टर है, स्लोगन है या लपेट श्यामपट पर लिखे हुए कुछ कठिन शब्द इत्यादि को दिखा सकते हैं। तत्पश्चात बात आती है पूर्व ज्ञान की। पूर्व ज्ञान से तात्पर्य है कि जो कुछ भी हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, जो कुछ भी आप छात्र को पढ़ाने जा रहे हैं उससे संबंधित बच्चा पहले से क्या जानकारी रखता है। इसके पश्चात जो दूसरा सोपान होगा वो होगा प्रस्तावना प्रश्न का। प्रस्तावना प्रश्न को जैसे कि पूर्व कक्षा में बताया जा चुका है कि किस प्रकार से बनाया जाता है, तो आप उसी प्रकार से प्रस्तावना प्रश्नों को बनाएंगे। ये प्रस्तावना प्रश्न 4, 5 या 6 भी हो सकते हैं और ब्रैकेट में उनके उत्तरों को भी आप लिखेंगे। जो अंतिम प्रश्न होगा वो आपका समस्यात्मक होगा, जिसमें प्रायः उत्तरों को नहीं लिखा जाता है। अब प्रस्तावना प्रश्नों के बाद बात हम करते हैं उद्देश्य कथन की। उद्देश्य कथन से तात्पर्य है कि जो कुछ भी आपको पाठ पढ़ा रहे हैं उसको आप लिख दें, उसको आप लिखेंगे कि आज हमारे द्वारा ये पाठ इस पाठ को पढ़ाया जाएगा। अब इसके पश्चात उद्देश्य कथन के पश्चात हम बात करते हैं प्रस्तुतिकरण की, कि प्रस्तुत पाठ को एक अनुगति में ही आप पढ़ाएंगे। अनुगति मीन्स एक खंड में ही आपको पढ़ाना है। तो ये प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत आएगा। अब जब आपने प्रस्तुतिकरण कर दिया तो अब आदर्श पठन की बात करते हैं। आदर्श पठन से तात्पर्य है कि जो भी गद्य खंड का गद्य पाठ है उसका जो भी अंश आप पढ़ाने जा रहे हैं उसका प्रथम वाक्य या प्रथम शब्द और अंतिम शब्द आप अपनी पाठ योजना पुस्तिका में लिखेंगे और उसी का आप आदर्श पठन करेंगे। आदर्श पठन मीन्स शुद्ध उच्चारण के साथ आप उसको पढ़ेंगे। तत्पश्चात जो आपका दूसरा सोपान आएगा वो आएगा अनुकरण वाचन। अनुकरण वाचन से तात्पर्य है कि आपने जो भी कक्षा में पढ़ा है उसी पाठ को वहाँ बैठे हुए छात्रों द्वारा पुनः पढ़ा जाएगा या पुनः उसका अनुकरण किया जाएगा। तो अब जब छात्रों द्वारा आप जान रहे हैं कि उसका अनुकरण किया गया है तो निश्चित रूप से कुछ उसमें उच्चारण की अशुद्धियाँ हो सकती हैं। तो अब आपके द्वारा उच्चारण संशोधन सोपान को लिखा जाएगा या उच्चारण संशोधन की हेडिंग को डाला जाएगा, जिसके अंतर्गत आप जो छात्रों द्वारा उच्चारण गलत तरीके से किया गया है उनको शुद्ध किया जाएगा। और उच्चारण संशोधन के पश्चात जो दूसरा सोपान होगा वो होगा शब्दार्थ कार्य या भाषा कार्य। अर्थात जो उस गद्य खंड के अंतर्गत कठिन शब्द आ रहे हैं उन कुछ कठिन शब्दों को आपको छांटना होगा और अपनी पाठ्य योजना पुस्तिका में उसको लिखना होगा।
इन कठिन शब्दों को आप शब्द लिखेंगे, अर्थ लिखेंगे और फिर उसका स्पष्टीकरण भी करेंगे। जैसे मान लीजिए आपने एक शब्द लिया दयालु, तो अब दयालु का अर्थ होता है दया करने वाला, और विधि में आपने वाक्य प्रयोग विधि का प्रयोग किया और स्पष्टीकरण में आपने लिख दिया कि नरेंद्र बहुत ही दयालु प्रवृत्ति का व्यक्ति है। तो ये आपने वाक्य प्रयोग विधि का प्रयोग किया है। इसी प्रकार से 4-5 शब्दों को आप छाटेंगे और लिखेंगे अपनी पुस्तिका में। तत्पश्चात हम बात करेंगे बोध प्रश्न की। जो भी आपने पढ़ाया है उसी से संबंधित कुछ प्रश्नों को आपके द्वारा छात्रों से पूछा जाएगा और आप अपनी पाठ्य योजना पुस्तिका में ये बोध प्रश्न लिखेंगे, जो कि 4-5 हो सकते हैं। इन बोध प्रश्नों के उत्तरों को संक्षिप्त में ब्रैकेट में आपके द्वारा अपनी पाठ्य योजना पुस्तिका में अवश्य ही लिखा जाना चाहिए। बोध प्रश्नों के पश्चात हम बात करते हैं मौन पठन की। अब जब हमने जाना कि हमने एक कक्षा में इस गद्य के इस अंश को पढ़ा लिया है, तो छात्रों के द्वारा उसका मौन पठन किया जाएगा। जो कुछ भी आपके द्वारा पढ़ाया गया है तो आप अपनी पाठ्य योजना पुस्तिका में मौन पठन हेडिंग डालेंगे और छात्रों से मौन पठन के लिए कहेंगे। तत्पश्चात विचार विश्लेषणात्मक प्रश्नों को पूछेंगे आप। ये आपने जो कुछ पढ़ाया है उसी से संबंधित होंगे। ये 5-6 हो सकते हैं और इसके संक्षिप्त में ब्रैकेट में उत्तरों को भी आप सामान्यतः अपनी पाठ्य योजना पुस्तिका में लिखेंगे। इसके पश्चात आप श्यामपट्ट कार्य और निरीक्षण कार्य लिखेंगे अपनी पाठ्य योजना पुस्तिका में, या वो हेडिंग डालेंगे श्यामपट्ट कार्य और निरीक्षण कार्य की। ये श्यामपट्ट कार्य जो भी आपने पढ़ाया उससे संबंधित होंगे, और जो श्यामपट्ट कार्य आपने लिखा है अपनी पाठ्य योजना पुस्तिका में और कक्षा में जाने पर उस श्यामपट्ट पर किया है, उसको छात्रों ने लिखा भी है कि नहीं, ये जानने के लिए आप क्या करेंगे, श्यामपट्ट कार्य का निरीक्षण कार्य भी करेंगे। अर्थात जो भी आपने श्यामपट्ट कार्य किया है उसका निरीक्षण कार्य आपके द्वारा किया जाएगा। तत्पश्चात पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न से मतलब क्या होता है, जैसा कि स्पष्ट हो रहा है कि जो कुछ भी पुनः आवृत्ति, अर्थात जो कुछ भी आपने अभी तक पढ़ाया है या आपके द्वारा पाठ्य योजना पुस्तिका में अभी तक लिखा गया है और छात्रों को पढ़ाया गया है, उससे संबंधित आप क्या करेंगे, कुछ प्रश्नों को पूछेंगे। ये जो प्रश्न है ये आपके पूरे गद्य भाग से होंगे, जो कि उस समय आपके द्वारा क्या किए गए हैं, पढ़ाए जा चुके हैं, या जो आप ये समझ रहे हैं कि छात्रों ने हमारे इस पाठ को पूरी तरह से समझ लिया है। ये पुनरावृत्ति प्रश्न उसी से संबंधित होंगे। ये पुनरावृत्ति प्रश्न 5-6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं। आप अपने अनुसार पुनरावृत्ति प्रश्नों को छात्रों से पूछ सकते हैं और अपनी पाठ्य योजना पुस्तिका में लिख सकते हैं। तत्पश्चात अब हम बात करते हैं गृह कार्य की। गृह कार्य क्यों दिया जाता है, सामान्यतः इसलिए कि जो भी कार्य आपके द्वारा किया गया, जो कुछ भी आपके द्वारा बताया गया है उसको छात्रों ने सही ढंग से समझा भी है कि नहीं, इस चीज़ को जानने के लिए हम सामान्यतः गृह कार्य देते हैं। और ये जो गृह कार्य होगा ये किसी भी तरह से दिया जा सकता है। कुछ कठिन शब्दों को आप छाट करके लाइए, या प्रस्तुत गद्य खंड से कुछ प्रश्न और उत्तरों को लिख के लाइए, या प्रस्तुत गद्य खंड को याद करके लाइए। किसी भी प्रकार से आप अपने इस गृह कार्य को दे सकते हैं। सामान्यतः एक चीज़ इसमें आपको ध्यान रखनी होगी अवश्य कि जो ये गृह कार्य है इसका जो हेडिंग है उसको आप अपनी पाठ्य योजना पुस्तिका में तो अवश्य डालेंगे, लेकिन आपके द्वारा ये गृह कार्य श्यामपट्ट पर नहीं लिखा जाएगा। ये गृह कार्य आपके द्वारा मौखिक रूप से छात्रों को बताया जाएगा। ये गृह कार्य आपको मौखिक रूप से छात्रों को बताया जाएगा, इसको आपको श्यामपट्ट पर नहीं लिखना है। तो ये हुआ गद्य पाठ्य योजना, या गद्य पाठ्य योजना किस प्रकार से बनाई जाती है, या गद्य पाठ्य योजना की रूपरेखा किस प्रकार से होनी चाहिए। तो अब आप इसी प्रकार से गद्य पाठ्य योजना को बनाएंगे और 4 गद्य पाठ्य योजनाओं को बना करके मुझे दिखाएंगे।